Hello, good morning to all of you. So अपना चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो हम लोग कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं. पहला ऑर्डर, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल, टाइप 2 रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, टाइप 3 homogeneous, type 4 reducible to homogeneous, type 5 linear differential equation, type 6 reducible to linear differential equation. फिर पार्ट 3 में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स. तो नेक्स्ट है चेंज ऑफ वेरिएबल. चेंज ऑफ वेरिएबल बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन. मतलब ये चला गया मिसलेनियस में. सब्स्टिट्यूशन तो जैसे y sin x into dy by dx is equal to cos x into sin x minus y square है. ठीक है, उसको तो y स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. इसको y sin x से डिवाइड किया. dy by dx is equal to cot x upon y into sin x minus cot x into y. क्या चल कह रहा है यार. cot x dy by dx one upon y sin x into dy by dx is equal to cos x into इसमें y स्क्वायर को t मान लो. तो इसमें y स्क्वायर को t माना तो 2y dy by dx ये हो जाएगा dt by dx. तो ये y dy by dx हो जाएगा 1/2 dt by dx और ये रह जाएगा sin x इज इक्वल टू cos x into sin x माइनस cos x into t. फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड. तो dt by dx is equal to 2 cos x minus 2 cot x into t. तो ये dt by dx प्लस 2 cot x into t is equal to 2 cos x. तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. टाइप 5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स. एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या होता है जिसका डेरिवेटिव तुम डायरेक्ट लिख सको. तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये हो जाएगा डी ऑफ
एक्स वाई। सेकेंड जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर को रोका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रोका, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन रूल चल रहा है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, फिर डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो डिनोमिनेटर में वही आ रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो लॉग की वजह से आता है, तो ln ऑफ एक्स प्लस वाई, ln ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ऐसे और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको ऊपर नीचे 2 से, तो 1/2, तो ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कभी भी डी के आगे जो लिखा है और वही डिनोमिनेटर में लिखा है तो लॉग, तो यानी ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इसको एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं। तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इक्वल टू 0। तो जो dx के आगे लिखा होगा वो m है, जो dy के आगे लिखा होगा वो n है। तो अगर डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स है, तो इसका मतलब है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है। अगर डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स लिखा है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और इसका सॉल्यूशन आएगा y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करना है, माइनस n का वो टर्म नॉट कंटेनिंग x, और उसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे एक एग्जांपल में करके देखते हैं अपन, तो एग्जांपल है जैसे x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर अपने को पता है y बाय एक्स का डेरिवेटिव है, पर ठीक है चेक करते हैं। तो पहले स्प्लिट किया तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो m हो गया 1 बाय एक्स, n हो गया माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, तो डेल m बाय डेल वाई, नहीं गलती हो गई, dx के साथ m होता है ना, तो माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर dx माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 बाय एक्स dy इक्वल टू 0, तो m हो गया माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर, n हो गया 1 बाय एक्स, सो डेल m बाय डेल एक्स, डेल m बाय डेल वाई, तो डेल m बाय डेल वाई यानी y के रेस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और डेल n बाय डेल एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो डेल m बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाय डेल एक्स, तो मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा m यानी माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस माइनस एन नॉट कंटेनिंग x, पर इसमें तो x है, तो 0 dy इक्वल टू 0, तो ये माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आ गया y बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यानी वो किसका डेरिवेटिव था, y बाय x का डेरिवेटिव था। तो वो किसका डेरिवेटिव था, y बाय x का डेरिवेटिव था। नेक्स्ट है ट्रेजेक्ट्री। तो क्या होता है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच का एंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन कर्व्स होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट होता है। इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो वो कहलाता है आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री।
If all angles are equal, then known as a isogonal trajectory, है ना. नेक्स्ट, इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री, तो अगर सारे एंगल बराबर है और वो 90 डिग्री है तो दिस इज नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब लाइंस आर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, और टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर मतलब m1 m2 इक्वल टू -1. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1. सो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1. तो कैसे निकालते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी? मतलब कोई एक दे रखी होगी, अपने को एक ऐसी ट्रेजेक्टरी निकालनी है जो इसके हर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री हो, हर एंगल पे 90 डिग्री हो. तो कैसे निकालता है? तो मैं पहले जो दे रखी होगी वो एक फैमिली दे रखी होगी. तो पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x होगा, y होगा, पैरामीटर होगा, डेरिवेटिव का टर्म होगा. ये वही टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर इसमें पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे टू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो x होगा, y होगा, डेरिवेटिव होगा, x होगा, y होगा, डेरिवेटिव होगा. तो ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन. अब मुझे चाहिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो उसका स्लोप इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, उसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. तो एक्स वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0. फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी. तो वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आएगी. ठीक है, चैप्टर इज कंप्लीट. नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स. तो अभी जो तुम्हारे बचे हैं चैप्टर, तो यानी वेक्टर्स, 3D, कॉम्प्लेक्स, यही पढ़ा है बस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, डेट, मैट, एसओटी, बीटी, मैथमेटिकल लॉजिक, एनएलपीपी. तो ये तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, बाकी ये सब बड़े बड़े, और सबसे बड़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. ओके, तो मेरे ख्याल से 22-23 जनवरी तक हो जाना चाहिए. करते हैं इसको खत्म. Okay, so next है vector chapter. Vector and 3D, they are very important chapter for मेंस, एडवांस, 12th बोर्ड, सीईटी. 100% है, क्वेश्चन आना ही आना है. एंड बेसिक्स अगर क्लियर है, और एक अच्छी बात क्या है, वेक्टर 3D दोनों जुड़े हुए हैं. वेक्टर 3D दोनों जुड़े हुए हैं. तो वेक्टर 3D दोनों जुड़े हुए हैं तो अपन एक दूसरे से दोनों को समझ भी सकते हैं. वेक्टर को 3D में ले जाया जा सकता है और 3D को भी वेक्टर में ले जाया जा सकता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर्स एंड स्केलर. तो स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि ये कितना है. पर वेक्टर में क्या होता है, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड कि वो कितना है, और उसकी डायरेक्शन भी कि किधर लग रहा है. तो जैसे फोर्स में कितना फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है. तो वेक्टर को डायरेक्शन भी लगती है कि ये किधर लग रहा है. वो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं स्पेस में कोऑर्डिनेट से. स्पेस में कोऑर्डिनेट से, तो वो जो तुम बोलते हो ना ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो वो डायरेक्शन का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस के अलोंग ए, वाई एक्सिस के अलोंग बी और जेड एक्सिस के अलोंग सी. तो जो पॉइंट मिलेगा और ओरिजिन को जब ज्वाइन करेंगे तो वो हो गए डायरेक्शन. तो होगा क्या,
तो there will be an initial point and there is a final point. There is an initial point and there is a final point. तो इनिशियल पॉइंट यहाँ से निकल रहा है, फाइनल पॉइंट यहाँ तक जा रहा है, तो ये डायरेक्शन है एरो की। नेक्स्ट, वेक्टर अगर कभी भी लिखते हैं तो वो वेक्टर और उसके ऊपर एरो या फिर थोड़ा बोल्ड करके भी लिखा ना तो उसका मतलब भी वेक्टर ही होता है। अगर बस ऐसे लिख के छोड़ दिया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ ऑफ वेक्टर, उसको ऐसे दिखाते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट, लेंथ एक तरह से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर की लेंथ ए वेक्टर की लेंथ से छोटी है, एक तरह से वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अच्छा, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। ये चैप्टर हम लोग कैसे पढ़ते हैं ना, पहले पार्ट में हम लोग इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डेफिनेशन, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर और लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट एंड क्रॉस। तीसरे पार्ट में पढ़ते हैं तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन, जैसे फंक्शनल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी तरह से वेक्टर इक्वेशन यानी वो वेक्टर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और लास्ट में पढ़ते हैं एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन एक तरह से 3D है, मतलब वेक्टर का समझ के अप्लाई करना, वो 3D की थ्योरी डेवलप करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है उसको कोइनिशियल बनाने के बाद में, उसको कोइनिशियल बनाने के बाद में, तो कोइनिशियल बनाने के बाद में जो एंगल आएगा उसको एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो एंगल है ए वेक्टर बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल। पर मेक श्योर कि वो कोइनिशियल हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, एंगल कितना दिखा रहा है 120 डिग्री, पर एक्चुअली इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये कोइनिशियल बनेगा तो 60 डिग्री, तो एंगल बिटवीन वेक्टर आया 60 डिग्री। ये ट्रायंगल में ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। अभी जैसे यहाँ पे मुझे एंगल ऐसा लग रहा है जैसे ये और ये, तो इसके बीच का एंगल सी है, नहीं, इसको पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये बन गया कोइनिशियल। कोइनिशियल मतलब को मतलब सेम, इनिशियल पॉइंट, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो ये एंगल आएगा। और ये कौन है, पाई माइनस सी, इसको बोलते हैं कोइनिशियल। नेक्स्ट, ये जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल पाई होता है, पर लाइन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइन में क्या होता है, ये भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है, तो लाइन में 0 डिग्री और 180 डिग्री सेम ही होता है, पर वेक्टर में ऐसा नहीं है। तो वेक्टर में क्या है ना, अगर सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपोजिट वेक्टर भी होता है तो उसको नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ मतलब वेक्टर के एडिशन वगैरह कैसे काम करता है। तो वेक्टर में क्या होता है, अगर एक ही पॉइंट से चले और वही पॉइंट पे अगर वापस आए तो उसका सम 0 होता है। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर। तो एक डायरेक्शन अपन ने सेलेक्ट की कि मैं ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो जो सेम डायरेक्शन में चलेगा वो ऐड होता जाएगा और जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, एंड द रिजल्टेंट इज 0 वेक्टर, रिजल्टेंट इज 0 वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है, वो इनिशियल पॉइंट से अगर सर्कल काट के वापस आएंगे तो जो सेम डायरेक्शन में चलेगा वो ऐड हो जाएगा और जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो जीरो और नल वेक्टर। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, पर इसकी डायरेक्शन कुछ भी होगी, डायरेक्शन आर्बिट्री होगी, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है ना, तो डायरेक्शन कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, वेक्टर, एक यूनिक वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन जीरो वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ है। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो वो एक ही वेक्टर हो सकता है, जीरो वेक्टर। यही सेम फंडा एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी आता है। तो वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है, ओरिजिन का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है फ्री वेक्टर एंड फिक्स्ड वेक्टर। तो नाम से भी काफी पता चल रहा है, फ्री वेक्टर जिसे हम लोग मूव कर सकते हैं पैरेलली, फिक्स्ड वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एक्शन मूव नहीं किया जा सकता। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक की मैं वेलोसिटी वेक्टर ऊपर दिखाऊं, नीचे बीच में दिखाऊं, नीचे दिखाऊं, यहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखाऊं, यहाँ दिखाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वेलोसिटी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर कहीं पे भी दिखाया जा सकता है, लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स में क्या होगा, अगर टॉप पे लगा तो उसका मोशन अलग होगा, सेंटर पे लगा तो मोशन अलग होगा, बॉटम पे लगा तो उसका मोशन अलग होगा। तो फोर्स वेक्टर इज अ फिक्स्ड वेक्टर। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फिजिकल क्वांटिटी सेम है, जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो जिसका फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है कि जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो, लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल। इसमें भी तीन है, पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी अपोजिट, और नेगेटिव वेक्टर। तो पैरेलल में क्या होगा, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट, ये दोनों एक दूसरे के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ये एक दूसरे के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है, सपोज अगर एक है आई कैप, एक है टू आई कैप, तो मैं लिख सकता हूँ ना, टू आई कैप इज टू टाइम्स ऑफ आई कैप। मतलब अगर मैंने इसको नाम दिया ए वेक्टर, इसको नाम दिया बी वेक्टर, नाउ आई कैन राइट बी वेक्टर इज इक्वल टू टू ए वेक्टर। तो ये हो गया इसके टर्म्स में लिखना, तो इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, पर इस केस में लैम्डा जीरो ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लैम्डा इज पॉजिटिव। एंटी पैरेलल में क्या होगा, अपोजिट होगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई। तो लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट होगा, पर लैम्डा इज नेगेटिव। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, ये ए वेक्टर है तो ये होगा माइनस ए वेक्टर, मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट। नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर, तो lie in a same plane, कोप्लेनर वेक्टर्स, तो lie in a same plane, तो कम से कम 3 प्लेन तो चाहिए, कम से कम 3 वेक्टर्स तो चाहिए, क्योंकि 2 वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होता है, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो कम से कम 3 चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन तो मिलेगी मिलेगी, पर अगर मान लो 3 पॉइंट है तो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो 2 पॉइंट पे तो मिलेगी मिलेगी, पर 3 पे मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है।
So two vectors are always coplanar. तो होता क्या है कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर क्यों होते हैं? ये कोई दो वेक्टर है तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक फाइनल पॉइंट होगा दोनों का, तो उसको ज्वाइन किया जा सकता है। तो ये ट्रायंगल बन गया, एंड ट्रायंगल इज अ प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कौन होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ये काम आता है डायरेक्शन चिपकाने के। यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ए कैप। ये डायरेक्शन चिपकाने के काम क्यों आता है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये किसी और के साथ मल्टीप्लाई होके उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा, पर उसको डायरेक्शन दे रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई है ए वेक्टर और मुझे लिखना है ये एम मैग्नीट्यूड का वेक्टर। तो ये एम मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड तो है पर मेरे पास इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन हो जाएगा ए कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा एम ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हुआ क्या, उसने डायरेक्शन दे दी पर उसने उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर। कभी भी कोई जो वेक्टर होता है वो दो पॉइंट से मिलके बना होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। कभी भी कोई दो पॉइंट से मिलके बना होता है वेक्टर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल में वो वहां से निकल रहा होता है और फाइनल तक वो जा रहा होता है। तो ये हो गया इनिशियल एंड फाइनल। नेक्स्ट, पर पोजीशन वेक्टर के केस में क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट पहले से ही फिक्स होता है, ओरिजिन। तो इनिशियल पॉइंट पहले से ही फिक्स होता है, ओरिजिन। तो फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो तो ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो P हो गया पोजीशन वेक्टर, पर इस केस में क्या हो गया, ओरिजिन को फिक्स पॉइंट मान लिया। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो कोई मुझे A दिया है, B दिया है। A है x1 y1 z1 और B है x2 y2 z2। ये OA और OB, पर अब OA भी एक वेक्टर है, OB भी एक वेक्टर है, AB भी एक वेक्टर है। तो मुझे OA पता है, OB पता है, मुझे AB चाहिए। तो AB क्या हो जाएगा ट्रायंगल लॉस से, तो AB हो जाएगा ट्रायंगल लॉस से OB माइनस OA। OB माइनस OA, जब इस जब इसको सॉल्व करके देखा तो पता चला x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। तो अब अपन ने फंडा ही निकाल दिया। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, आगे वाला वेक्टर माइनस पीछे वाला वेक्टर, आगे वाला वेक्टर माइनस पीछे वाला वेक्टर। 2 मिनट का ब्रेक।
ओके, सो नेक्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, तो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जो वेक्टर्स हैं जैसे a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, an वेक्टर, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो कुछ आएगा, वो भी एक वेक्टर होगा। वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन होगा, जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा, जिसका एक डायरेक्शन होगा। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आर वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 से लेके an वेक्टर। तो आर वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 से लेके an वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट है linearly dependent and independent, linearly dependent and independent। तो linearly dependent and independent, तो होता क्या है? linearly dependent मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, linearly dependent मतलब नहीं लिखा जा सके। तो linearly independent मतलब नहीं लिखा जा सके। तो x1 a1 वेक्टर, x2 a2 वेक्टर से लेके xn an वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये नहीं लिखा जा सके। तो x1 x2 से लेके ऑल xn आर 0, तो सारे स्केलर ही 0 होंगे, सारे स्केलर ही 0 होंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है, एक है आई वेक्टर, एक है 2i वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, इसका नाम हो गया बी वेक्टर। तो मैं बी वेक्टर को 2a वेक्टर लिख सकता हूँ। तो देखो, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिखा। तो इसका मतलब बी वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर। So B vector is a linear combination of A vector. So B vector is a linear combination of A vector, है ना? तो B vector is a linear combination of B vector। अब मैं अगर मैं ये कर दूं कि A vector is equal to I cap और B vector equal to 2I cap plus J cap, अब नहीं लिख सकता। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि B vector equal to lambda A vector, तो ये नहीं लिखा जा सकता। तो ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट, ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब रिमार्क, अब इस पेपर रिमार्क बना सकते हैं। तो रिमार्क कैसे बनेगा? अगर कोलिनियर वेक्टर है तो डिपेंडेंट, अगर नॉन कोलिनियर है तो इंडिपेंडेंट, अगर कोलिनियर है तो डिपेंडेंट, नॉन कोलिनियर है तो इनडिपेंडेंट। तो रिमार्क, अगर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स है तो लीनियरली डिपेंडेंट। अगर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है तो इंडिपेंडेंट। अगर थ्री नॉन जीरो कोप्लेनर है, अब कोलिनियर जो होती है वो 1 डायमेंशनल होती है, कोप्लेनर जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, तो हमेशा एक ज्यादा। तो कोप्लेनर है तो लीनियरली
डिपेंडेंट। अगर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो, n डायमेंशनल n+1 वेक्टर्स डिपेंडेंट, n डायमेंशन n वेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं लिख सकते। इसका ये मतलब होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब क्वेश्चन है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब ये तीन है, ये तीन डिपेंडेंट हो भी सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ये तीन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ये तीन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर कोई एक बाकी दो के टर्म्स में लिखा जा सके, कोई एक बाकी दो के टर्म्स में लिखा जा सके तो डिपेंडेंट, अगर नहीं लिखा जा सके तो इंडिपेंडेंट। तो मुझे बताना है कि ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया, अज्यूम किया कि ये डिपेंडेंट है, अज्यूम किया ये डिपेंडेंट है। तो अगर लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन तो यानी my assumption is wrong, so they are independent. If there is no contradiction, my assumption is right, so they are dependent. ऐसा हो जाएगा। तो मैंने assume किया कि they are dependent। अगर ये dependent है तो फिर मैं एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकता हूँ, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ठीक है, अभी टर्म्स को रीअरेंज किया तो आई कैप अलग, जे कैप अलग, के कैप अलग। तो ये 1 माइनस 2x माइनस 3y, फिर माइनस 3 प्लस 4x माइनस 2y प्लस 2 प्लस 4x प्लस y इंटू के कैप इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, ये खुद x1 ऑफ आई कैप प्लस x2 ऑफ जे कैप प्लस x3 ऑफ के कैप इक्वल टू 0 लिखा है। मतलब स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर का सम 0 लिखा है, पर आई कैप जे कैप के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट हो गए तो यानी ये तीनों एक दूसरे के टर्म्स में आ जाएंगे, ये तीनों एक दूसरे के टर्म्स में लिखा हुआ जाएंगे। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो स्केलर मस्ट बी 0। इसका मतलब ये सारे स्केलर मस्ट बी 0। क्यों? क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ऑल स्केलर मस्ट बी 0। तो 1 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड माइनस 3 प्लस 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 4x प्लस y इक्वल टू 0। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो ये x और y में दो अननोन तीन इक्वेशन है, मतलब तीन लाइंस है। तो अगर इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन है तो ये दे आर कॉनकरेंट। अगर तीनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो ये दे आर नॉन कॉनकरेंट। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फंडा क्या है, मैंने पहले अज्यूम किया कि ये डिपेंडेंट है, फिर x और y दो अननोन तीन इक्वेशन। तो अगर पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो माय अजम्पशन इज करेक्ट।
लेकिन अगर तीनों नहीं करती तो अजम्पशन इज रॉन्ग। दूसरा तरीका देखने का, ये एक्स और वाई दो अननोन तीन इक्वेशन है, एक्स और वाई दो अननोन तीन इक्वेशन है, तो इसका मतलब यानी तीन लाइंस है, और तीन लाइंस या तो ये कॉन्करेंट है या फिर ये कॉन्करेंट नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। तो 1 -2 -3 क्या किया ये, हाँ, तो कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट चेक करेंगे ना, कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट चेक होगी। तो 1 -2 -3 और -3 4 -2 2 4 1, तो इसकी वैल्यू चेक करनी है ये 0 है कि नहीं है। तो 1 तो 4 + 8 + 2 -3 + 4 -3 -12 -8, तो ये आ जाएगा 8 4 12, ये 1, ये हो जाएगा -20 यानी +60, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वो कॉन्करेंट नहीं है, कॉन्करेंट नहीं है मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इसका मतलब माय assumption इज रॉन्ग, सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखे जा सकते, एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखे जा सकते। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। कैसे कि अगर कोई दो पॉइंट दे रखे तो उनके दो पोजीशन वेक्टर होंगे, तो कोई दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनके दो पोजीशन वेक्टर होंगे। तो जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर है। इसका क्या मतलब है, कहीं ओरिजिन बैठा हुआ है और वहां से निकल के आ रही है, ये ओरिजिन वेक्टर बैठा हुआ है और वहां से निकल के आ रही है। क्योंकि एक पॉइंट को मैं वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, एक पॉइंट को वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर तो दो पॉइंट से मिलके बना होता है, इनिशियल और फाइनल। तो ये फाइनल है पर इनिशियल किधर है, ओरिजिन पे। तो एक सी पॉइंट है जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सी भी अगर एक पॉइंट है तो इसका भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो सी भी एक पॉइंट है तो सी का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो सी भी एक पॉइंट है तो सी का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो कितना होगा, तो ये उल्टा चलता है। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये इंटरनल सेक्शन। अगर एक्सटर्नल सेक्शन होता तो एन की जगह -n, और अगर मिड पॉइंट होता तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, तो a प्लस बी बाय 2। नेक्स्ट फिर इसी की हेल्प से अगर मान लो ट्रायंगल दे रखा है ABC, मान लो ट्रायंगल दे रखा है ABC, तो इसका एक सेंट्रोइड होगा, इन सेंटर होगा, एक्स सेंटर्स होंगे, सरकम सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो एक अच्छी बात क्या है कि 2D के जो फॉर्मूले बस वही है सारे। तो ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो सेंट्रोइड हो जाएगा, तो सेंट्रोइड हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 3। फिर ऐसे इन सेंटर निकाल लेंगे, तो इन सेंटर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ए हो जाएगा, ए कौन होगी, साइड लेंथ, बी कौन होगा, साइड लेंथ, सी कौन होगा, साइड लेंथ। तो ए बी सी कौन होंगे, साइड लेंथ। एबीसी कौन होगा, साइड लेंथ। अब मान लो एक्स सेंटर होता तो, पर एक्स सेंटर तीन होते हैं, तो I1 अगर I1 है तो ए की जगह -a, I2 है तो बी की जगह -b, क्योंकि वो बी के बाहर होगा, और I3 है तो सी के बाहर होगा, तो सी की जगह -c आएगा। फिर बचता है ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर
तो 2D में कैसा था, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10a ऑफ a वेक्टर प्लस 10b ऑफ b वेक्टर प्लस 10c ऑफ c वेक्टर अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। सिमिलरली ऐसे ही सरकम सेंटर, और यहाँ पे भी वो फंडा काम करेगा ही जो अपन 2D में किए हैं। तो सरकम सेंटर वो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2a a वेक्टर प्लस साइन 2b b वेक्टर प्लस साइन 2c c वेक्टर अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, नेक्स्ट है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो पहला आता है डॉट प्रोडक्ट, इज ऑल्सो नोन एज ए स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए दिस इज नोन एज ए स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा कौन है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये रिजल्ट जो है वो स्केलर है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा काम आता है प्रोजेक्शन निकालने के, डॉट प्रोडक्ट काम आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के, डॉट प्रोडक्ट काम आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के, डॉट प्रोडक्ट काम आता है तुम्हारे प्रोजेक्शन निकालने के। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये जो ए डॉट बी है, ए बी कॉस थीटा, तो ये जो बी कॉस थीटा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। तो बी कॉस थीटा क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अ बी cos थीटा। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, और ये काम आता है डिस्टेंस निकालने के। प्रोजेक्ट कभी भी ऐसे सोचने का, देखो कभी भी अगर तुम्हें वेक्टर को एक दूसरे के टर्म्स में लिखना है, डिपेंडेंट नहीं लिखना, इंडिपेंडेंट, फिर एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, कुछ हद तक क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट, वॉल्यूम निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर के प्लेन में और तीसरे के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये डायरेक्शन में अपन सोच सकते हैं, कोई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे फटक से सोचने का। नेक्स्ट है ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्यों, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ए बी, ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस ए बी। नेक्स्ट है कमिट, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो ये कम्यूटेटिव है। पर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है पर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए डॉट बी प्लस सी है, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट है अगर एक्यूट एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अगर थीटा 0 से 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, स्केलर क्वांटिटी है ना। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव होगी। तो cos थीटा पॉजिटिव, एक्यूट एंगल पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल तो cos थीटा इज नेगेटिव। तो ऐसा। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर्स का जो है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के होगा 1, लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई
ये होगा 0। नेक्स्ट, कभी भी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो बेस्ट है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तुम्हें कभी कभी ऐसा भी दिखेगा ए कैप डॉट बी कैप। वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट, और बहुत पावरफुल है। कैसे? इसको ये क्लियरली बता देता है, अगर पैरेलल हो तो थीटा ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1। अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल, परपेंडिकुलर है तो 0, अगर ऑब्टूज एंगल है नेगेटिव, अगर एंटी पैरेलल है -1। तो इसमें ना क्लियरली पता चल जाता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो cos थीटा इक्वल टू 1 पैरेलल, cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा 0, cos थीटा नेगेटिव और cos थीटा -1। पर क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन आता है, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, तो समझ में नहीं आता कि एक्यूट एंगल की ऑब्टूज एंगल है। पर कॉस में ये प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉस में ये प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या करता है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालेगा, तो वो कितना होगा बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। मॉड ए मॉड बी कैंसिल हो गया, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। नेक्स्ट, पहली चीज, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। एक और चीज, प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव। बच्चों के दिमाग में बैठा होता है ये लेंथ है, तो इससे लेंथ निकाल सकते हैं, पर ये वैल्यू लेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि cos थीटा कैन बी नेगेटिव, तो इसलिए। तो फिर यहाँ मॉडुलस नहीं होता है, मॉडुलस नहीं होता है। तो जस्ट बी केयरफुल, प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव। तो प्रोजेक्शन विद साइन आता है, इट्स लाइक इंटरसेप्ट्स, इट्स लाइक इंटरसेप्ट। नेक्स्ट, वेक्टर को अपने कंपोनेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो जिसके अलोंग उसका कंपोनेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप ऑफ जे कैप प्लस ए डॉट के कैप ऑफ के कैप। नेक्स्ट, ए डॉट ए क्या होगा, तो ए डॉट ए होगा कॉस ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, two vectors are perpendicular, the dot product is 0. Two vectors are perpendicular, so dot product is 0. Next है cross product, also known as a vector product, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इसलिए दिस इज नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। 2 मिनट का ब्रेक।
ओके, सो नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है. तो ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, लेकिन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, पर डायरेक्शन एन कैप. ये कैप क्यों लगाई? क्योंकि यूनिट वेक्टर, ताकि वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करे और डायरेक्शन दे दे. तो यहाँ पर एक तरह से हमने उसकी डायरेक्शन चिपका दी और मैग्नीट्यूड को मॉडिफाई नहीं होने दिया. तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मैं बोल सकता हूँ ए बी साइन थीटा. मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मैं बोल सकता हूँ ए बी साइन थीटा. एन कैप कौन है? एन कैप है जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर. तो राइट हैंड थंब रूल से, तो राइट हैंड की सारी फिंगर्स ए वेक्टर की तरफ रखी और फिर उसको बी वेक्टर की तरफ दिखाया. तो थंब यानी राइट हैंड थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो एन कैप है. तो ए वेक्टर्स के अलोंग फिंगर्स रखी और सारी फिंगर्स बी की तरफ दिखाई. तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो एन कैप होगा. तो इससे एक और चीज पता चली कि अगर ए क्रॉस बी ऊपर है तो फिर बी क्रॉस से नीचे होगा. तो बी क्रॉस से अगर देखेंगे तो वो माइनस एन कैप होगा. तो यानी माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो यहाँ से एक और चीज पता चली कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा. इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 इंटू ए बी साइन थीटा. और 2 इंटू ए बी साइन थीटा क्या हो गया? ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. वो एसओटी में किया था ना अपन ने. एसओटी में हाफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ कंटेनिंग एंगल और इनटू 2. तो डबल कर दिया तो इसका ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो इसका मतलब अपन क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकाल सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकाल सकते हैं. और डबल कर दिया मतलब ये पूरा एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा. तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल और मॉड ए क्रॉस बी होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट है नॉट कम्यूटेटिव. नॉट, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. और नहीं तो कभी भी अगर ऑर्डर रिवर्स किया तो माइनस का फर्क है. अगर ऑर्डर कभी रिवर्स किया तो माइनस का फर्क आएगा. ऑर्डर कभी रिवर्स किया तो माइनस का फर्क आएगा. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. नेक्स्ट है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो. क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल हैं. और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के एंड जे क्रॉस के इक्वल टू आई. ये साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के आई और के जे आई. तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे के आई जे. तो साइक्लिक ऑर्डर में ये आई जे के, आई जे के आई
और KIJ। नेक्स्ट, अगर दोनों वेक्टर दे रखे तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है? तो ए वेक्टर दे रखा है A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। तो बी वेक्टर B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन, तो I कैप, J कैप, K कैप। तुम चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हो, मतलब A क्रॉस B, मतलब लिख दो पहले ये पूरा A क्रॉस B और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा। पहले ये एक तीनों के साथ जाएगा, फिर ये दो तीनों के साथ जाएगा, फिर ये तीसरा तीनों के साथ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या निकली कि ए वेक्टर के तीनों टर्म्स बी वेक्टर के तीनों टर्म्स में जब मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल 9 टर्म्स निकलेंगे, पर उन 9 टर्म में से I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K 0 हो जाएगा, तो रहेगा 6 टर्म। वो 6 टर्म ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो वो 6 टर्म ये डिटर्मिनेंट का ही एक्सपेंशन है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो n कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन मॉड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर, तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। पर इसमें एक चक्कर पड़ गया, क्योंकि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर भी दो तरह से पॉसिबल है, एक ऊपर एक नीचे, तो यानी नेगेटिव वेक्टर, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस। तो एक्चुअली एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो अलोंग द डायरेक्शन दी है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो अलोंग द डायरेक्शन दी है, तो एरिया हो जाएगा हाफ मॉड ए क्रॉस बी, हाफ बी क्रॉस सी, हाफ सी क्रॉस ए। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर दी है तब क्या होगा? तो ए बी सी, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर दिया तो क्या होगा? तो हाफ ए बी क्रॉस मॉड ए बी क्रॉस ए सी, हाफ, अब ए बी हो जाएगा बी माइनस ए और ए सी हो जाएगा सी माइनस ए। एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है एट्थ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर सकते हो। डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स आर गिवन। तो ये ऐसा है ए बी सी डी, तो ये एक दे रखा है D1, ये एक दे रखा है D2। तो एरिया हो जाएगा हाफ D1 क्रॉस D2, हाफ D1 क्रॉस D2। नेक्स्ट है लैग्रांज आइडेंटिटी। ये भी जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, लैग्रांज आइडेंटिटी। तो देखो, तो मॉड ए क्रॉस बी कितना होता है? ए बी साइन थीटा। तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और इधर आ जाएगा ए डॉट बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन आ रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन आ रखा है, तो इसको बोलते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। नेक्स्ट है तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट। तो स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी। तो 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। उससे पहले एक और चीज कि 3 वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन क्या क्या पॉसिबल है, तो मैं रैंडमली कुछ बनाता हूँ। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, फिर ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर ए डॉट बी ऑफ सी वेक्टर, ए क्रॉस बी ऑफ सी वेक्टर, ए क्रॉस बी डॉट ऑफ सी वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर। तो मैंने ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी बनाई और चेक करना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो वेक्टर के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है। ये वेक्टर पॉसिबल नहीं क्योंकि दो वेक्टर के बीच में ऑपरेशन नहीं है। ये पॉसिबल है क्योंकि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है, तो ये लैम्डा सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो ये चलेगा। ये नहीं चलेगा क्योंकि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर और इन दोनों वेक्टर के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है। ये चलेगा और इसका रिजल्ट है स्केलर, तो इसलिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये भी चलेगा और इसका रिजल्ट आता है वेक्टर, तो इसलिए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं बॉक्स एबीसी, सॉरी, इसको लिखते हैं बॉक्स एबीसी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ए डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो बॉक्स एबीसी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सबसे पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ए बी साइन थीटा, उसकी एक डायरेक्शन आएगी एन कैप डॉट सी वेक्टर, तो ए बी साइन थीटा। अब एन कैप और सी का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो थीटा कौन हुआ, थीटा ए और बी के बीच का एंगल हुआ। फाई कौन हुआ, एन कैप और सी वेक्टर के बीच का एंगल हुआ, एन कैप और सी वेक्टर के बीच का एंगल हुआ। तो ये आया ए बी साइन थीटा इंटू सी कॉस फाई। तो दिस इज द रिजल्ट, ए बी साइन थीटा इंटू सी कॉस फाई। सिर्फ इतना मत रटो, आगे और भी चीज सीखेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आगे अपन ये देखेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो बस ये देखो कि आया कैसे, तो ए बी साइन थीटा इंटू सी कॉस फाई। नेक्स्ट, तो ये कैसा चल रहा होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, एन कैप इसके परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर कहीं तो चल रहा होगा जो कि एन कैप के साथ में फाई एंगल बनाएगा, तो ये हो गया सी वेक्टर। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बॉक्स एबीसी, ये ऐसे लिखते हैं इसको बॉक्स एबीसी, तो ए बी साइन थीटा इंटू सी कॉस फाई। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ए बी साइन थीटा जो है वो एरिया ऑफ पैलोग्राम है, ये अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा। तो ये जो पैलोग्राम बना उसका एरिया है और सी कॉस फाई जो है वो इसकी हाइट है, सी कॉस फाई जो है वो हाइट है और एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम होगा पैरेललोपाइड का। तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, पैरेललोपाइड, रीबुक, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट है if three vectors are coplanar, if three vectors are coplanar, तो थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज जीरो, वॉल्यूम इज जीरो यानी बॉक्स एबीसी इज जीरो।
बॉक्स एबीसी 0। अब एक चीज नोटिस करना, कभी भी वेक्टर चैप्टर में देखो लेंथ निकालनी है डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन निकालना है डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, एरिया क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट, वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट 0 एक। दूसरा तरीका, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट, three vectors are coplanar, three vectors are coplanar। मेथड 1 बॉक्स एबीसी 0, मेथड 2 लीनियरली डिपेंडेंट। अपन ने किया भी था शुरू में, लीनियरली इंडिपेंडेंट था वो आंसर, पर अगर वो डिपेंडेंट होता तो वो तीनों कोप्लेनर होते, इसका ये मतलब है। तो ये भी वो उसका मेथड है। नेक्स्ट है, अगर बॉक्स ए कैप बी कैप सी कैप 1 है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो ए बी साइन थीटा सी कॉस फाई 1 है, मतलब ए कैप बी कैप सी कैप, तो ए बी सी का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो ये रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई इक्वल टू 1। ये चला गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टाइप 7, बाउंडेडनेस। दोनों का प्रोडक्ट 1 तभी हो सकता है जब दोनों 1 हो, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस फाई इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है और फाई 0 होगा, और अगर फाई 0 हो गया तो इसका मतलब सी वेक्टर तो फाई 0, इसका मतलब है कि सी वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब है ये तीनों यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला? 3 यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 3 यूनिट वेक्टर्स perpendicular to each other। Three unit vectors perpendicular to each other। नेक्स्ट, अगर तीनों वेक्टर्स दे रखे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, c वेक्टर c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ये ऐसे कभी कभी शॉर्ट में ऐसा भी लिखने को मिलेगा a1 a2 a3, तो बच्चा ये इसको पॉइंट भी समझ सकता है, पर नहीं, इसको वेक्टर समझो। क्यों? क्योंकि पॉइंट इज आल्सो अ पोजीशन वेक्टर, तो ये उस तरह का एक पोजीशन वेक्टर लिखा है। तो कई बार तुम्हें शॉर्ट में ऐसा भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ, वो इसलिए क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप लिखना नहीं चाहता, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप लिखना नहीं चाहता। अब आता है इन दोनों का क्रॉस, तीसरे का डॉट, मतलब बॉक्स एबीसी, तो वो कौन होगा? डिटरमिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू एक स्केलर आएगी, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू एक स्केलर आएगी। नेक्स्ट है a डॉट b क्रॉस c और a क्रॉस b डॉट c, दोनों बराबर आएंगे, तो तुम इसको ऐसे ध्यान रखो, डॉट क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ध्यान रखो कि डॉट क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं, डॉट क्रॉस इंटरचेंज। तुम एक चीज नोटिस करना, ब्रैकेट भी बदल रहे हैं, ये ब्रैकेट भी मैटर करते हैं, क्योंकि अगर अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए तो उसका कचरा हो जाएगा। देखो कैसे, a डॉट बी क्रॉस सी ऐसा लिख के छोड़ दिया, तो ऐसा भी हो सकता है a डॉट बी क्रॉस सी, और ऐसा भी हो सकता है a डॉट बी क्रॉस सी, तो ये चलेगा, पर ये नहीं चलेगा क्योंकि a डॉट बी स्केलर है और स्केलर क्रॉस वेक्टर नहीं होता, तो इसलिए ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट। तो कभी भी जब दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं ना,
तो ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी अगर दो से ज्यादा वेक्टर होता है ना तो ब्रैकेट भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी भी दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं ना तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखो डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बॉक्स एबीसी अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो वैल्यू विल रिमेन सेम। तो देखो एबीसी, बीसीए, सीएबी, अगर साइकिल 2T तो माइनस का फर्क। क्यों? क्योंकि अगर साइकिल 2T तो डिटरमिनेंट में कोई दो रो इंटरचेंज हो जाएगी और दो रो इंटरचेंज होने से वैल्यू में माइनस का फर्क आता है। वैल्यू में माइनस में फर्क आता है। तो अगर कभी भी साइकिल 2T तो माइनस का फर्क। नेक्स्ट, बॉक्स ऑफ ए सी इक्वल टू 0, बॉक्स ऑफ ए सी इक्वल टू 0, मेथड 1, इफेक्टिवली ये दो ही वेक्टर हैं। ए सी देखा जाए तो इफेक्टिवली दो ही वेक्टर हैं एंड टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, द बॉक्स विल बी 0। मेथड 2, अगर ए देखे तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। मेथड 3, अगर दो वेक्टर सेम है तो इसका मतलब है डिटरमिनेंट में दो रो सेम है, डिटरमिनेंट में दो रो सेम है और डिटरमिनेंट में अगर दो रो सेम होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो वहां से भी देख सकते हैं और उसी को और एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो हुआ इक्वल वेक्टर्स के लिए। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो भी बॉक्स 0 होगा। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है तो भी बॉक्स 0 होगा। मेथड 1, इफेक्टिवली दो ही वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, द बॉक्स विल बी 0। मेथड 2, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो 0 आएगा। मेथड 3, अगर अगर डिटर्मिनेंट में रो देखें तो टू रोज आर प्रोपोर्शनल। तो अगर कभी भी दो रो प्रोपोर्शनल होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर दो रो प्रोपोर्शनल होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर दो रो प्रोपोर्शनल होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है लैम्डा 1 ए वेक्टर, लैम्डा 2 बी वेक्टर, लैम्डा 3 सी वेक्टर। तो इसको ऐसे देखो, जैसे डिटर्मिनेंट है लैम्डा 1 a1, लैम्डा 1 a2, लैम्डा 1 a3, लैम्डा 2 b1, लैम्डा 2 b2, लैम्डा 2 b3, लैम्डा 3 c1, लैम्डा 3 c2, लैम्डा 3 c3। तो इसको ऐसे देखो, डिटर्मिनेटिव प्रॉपर्टी होती है एक रो से कॉमन ले सकते हैं। तो पहली रो से लैम्डा 1, दूसरी से लैम्डा 2, तीसरी से लैम्डा 3 कॉमन लिया। तो यानी तो ये लैम्डा 1 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा 2 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये बॉक्स एबीसी। क्योंकि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, तो लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, उनको लगता है लैम्डा कॉमन आ गया, तो ये कैजुअल है। तो यहाँ पे आएगा लैम्डा इंटू लैम्डा इंटू लैम्डा, तो ये लैम्डा क्यूब आएगा बाहर बॉक्स एबीसी। और ऐसी सिली मिस्टेक्स अपना 2-3 क्वेश्चन तो लेके जाती है एटलीस्ट। नेक्स्ट, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। तो पहला a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 और a1 a2 a3 है ना। तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर मतलब बॉक्स एबीसी इंटू बॉक्स एबीसी। तो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर मतलब बॉक्स एबीसी इंटू बॉक्स एबीसी। सो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर मतलब बॉक्स एबीसी इंटू बॉक्स एबीसी। तो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हो गया, वो आता है ए डॉट बी, ए डॉट सी। क्या कर रहा है रे, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी,
सी डॉट सी, ये आएगा। और एक और आता है बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। ये एक तरह से चार वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये एक तरह से चार वेक्टर का प्रोडक्ट है इसके अंदर। तो वो मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कवर करूंगा, तो वहां पे कवर कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। और ये क्रॉस और प्लस सही से लिखो, बच्चे कई बार सॉल्विंग करते वक्त कंफ्यूज हो जाता है, तो सिली मिस्टेक कराने के चांसेस है। नेक्स्ट है बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ये बहुत चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। पहले दो का क्रॉस ले लो, प्लस और क्रॉस सही से बनाना, और बाकी तीसरे का डॉट ले लो। तो पहले दो का क्रॉस क्या आएगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, प्लस फिर बी क्रॉस, फिर ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, डॉट सी प्लस ए। अब ध्यान से देखना, ये डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो पहला जो सी वेक्टर है तीनों के साथ जाएगा, तो सी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो बॉक्स ए बी सी। फिर आएगा बी सी सी 0, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर है। तीसरा ए सी सी 0, सी और सी दो सेम है। फिर ए बी ए 0, फिर ए डॉट बी क्रॉस सी यानी बॉक्स ए बी सी, फिर ए सी ए 0, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी, 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। नेक्स्ट है बॉक्स ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो सकता है कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आर पैरेलल, आर कोप्लेनर। आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो ऐसा देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन होता है 4 फेसेस, ओ ए बी सी। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है ये, क्योंकि एक को मैंने ओरिजिन वेक्टर बोल दिया। तो टेट्राहेड्रन में 4 फेसेस होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 6 एजेस होती हैं। तो 4 फेसेस, 4 वर्टेक्स और 6 एजेस होती हैं। नेक्स्ट, इसका भी एक सेंट्रोइड होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। ट्रायंगल का होता है बाय 3, इसका होता है बाय 4, चारों वर्टेक्स के लिए है ना। एक्चुअली इसकी सेंट्रोइड की डेफिनेशन होती है कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करती है। टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड, टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड ट्रायंगल का अपोजिट सेंट्रोइड और उस अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया बेस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी
तो ये अभी अपन ने किया भी था। तो ए बी सी वर्टाइसेस दे रखे, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। और एक इंटरेस्टिंग बात, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये एरिया वेक्टर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए हाइट, तो ये हो गया 1/3 इंटू 1/2 इंटू मॉड ऑफ एरिया वेक्टर, मॉड ऑफ एरिया वेक्टर लिखा मैंने। कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ गड़बड़ हो गई, मैंने ये हाफ टाइम्स पूरा एरिया है ना, तो यहाँ पे आएगा एरिया वेक्टर 1/3 इंटू एरिया वेक्टर। नेक्स्ट हाइट क्या होगी? हाइट होगी ओ ए का इस पे प्रोजेक्शन, तो ये हाइट हो जाएगी। तो हाइट क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ, हाइट पॉजिटिव होती है तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एरिया वेक्टर। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा हाफ ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो ऐसा करेंगे तो ए डॉट ए क्रॉस बी 0, ए डॉट बी सी यानी बॉक्स ए बी सी, और ए डॉट सी ए 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड ए। तो हाइट आ गई 1/2 बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 बॉक्स ए बी सी। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ गया 1/6 बॉक्स ए बी सी। ये डायरेक्ट भी यूज होता है, ठीक है। तो अरे यार क्या ऐप है यार, एक घटिया ऐप है। ओके, तो मैं फाइल शेयर कर देता।